जैन साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र, मानव शरीर में पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं जो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे, एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियाँ। मानव शरीर में कई महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां जो पाचन की क्रिया में भाग लेती हैं, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत को रखते हैं। उसी प्रकार पाचन ग्रंथियां के अंतर्गत जठर, रस ग्रंथियां, लार ग्रंथियां और लीवर्स और पित्ताशय इत्यादि को रखते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ अंग हैं जो भोजन को पचाते हैं। पचा हुआ भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस हम लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, उसका कुछ अवशोषण होता है, कुछ का पाचन होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही मेनली पाचन होता है। बाकी जितने भी विटामिन्स हो गए, वाटर हो गया, खनिज लवण हो गए, इसका अवशोषण होता है। तो हम लोग पाचन क्रिया में जितने भी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स भाग लेते हैं, उसको हम लोग डीपली और बारीकी से स्टडी करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में इसको जानेंगे। और आप इस वीडियो को देखकर आप आसानी से पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी बॉडी के अंतर्गत ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं आहार नाल से जुड़े हुए, उसको दिखाया गया है। पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख गुहा से, फिर भोजन स्टोमक यानी आमाशय तक आती है, और आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाती है, और छोटी आंत में घूमती हुई भोजन बड़ी आंत में जाती है। फिर बड़ी आंत से भोजन होती हुई कई स्टेप को पार करते हुए रेक्टम तक पहुंचती है। रेक्टम में काइम का यानी अनपचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है, और बाद में इसे एनस द्वारा, मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस जितने भी इस ऑर्गन्स में जो भी मतलब इस पाचन क्रिया में जितने भी ऑर्गन्स भाग लेते हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, और साथ ही साथ साइड से पाचन क्रिया में जितनी भी लार ग्रंथियां भाग लेती है उसे भी समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ दो प्रमुख भाग है पाचन तंत्र के। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत आते हैं। पाचन ग्रंथियों में हम लार ग्रंथि, उसके बाद जठर ग्रंथि, उसके बाद कायम ग्रहणी, पित्तरस कायम ग्रहणी, अग्न्याशय और लीवर और पित्ताशय को रखेंगे। तो देखिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, भोजन की पाचन शुरू होती है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। एक जोड़ी लार ग्रंथि जबड़े में है, एक जोड़ी लार ग्रंथि जीभ में है, और एक जोड़ी लार ग्रंथि जो है वह कान के साइड में है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है पैरोटिड ग्लैंड है, जो कान के पास है। यही लार ग्रंथि सांप में भी पाया जाता है। इसी लार ग्रंथि से कई तरह का एंजाइम निकलता है, जैसे टाइलिन, लाइसोजाइम इत्यादि। ये 2 महत्वपूर्ण एंजाइम जो बताए हैं लार ग्रंथि से निकलती है। जब हम भोजन मुख में चबाते हैं तो लार के अंतर्गत निकलने वाले जो एंजाइम है, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, हमारे चबाए हुए भोजन को
वह मंड को मल्टोज में बदल देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का फाइबर आइटम या चोकर वाला आइटम जब हम चबाते हैं या रोटी को चबाते हैं तो वह शर्करा मल्टोज में बदल जाता है, और उसके बाद लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम है हमारे भोजन के अंतर्गत जीवाणु जो होंगे उसे वह खा जाता है, जीवाणुनाशक माना जाता है लाइसोजाइम को। तो लार ग्रंथिया से निकलने वाली जो दो एंजाइम हुआ, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या है? मंड को मल्टोज में बदलना। फिर आगे हम देखेंगे माल्टेज नामक एंजाइम जो है मल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। फिर भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में आती है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि चबाए हुए भोजन स्टोमक यानी आमाशय तक आने के लिए एक पाइप, फूड पाइप है, इसके रास्ते भोजन स्टोमक में आता है। स्टोमक का मतलब होता है आमाशय। बाहरी पेट को हम बेली या उदर कहते हैं, अंदर के पेट के भाग को हम आमाशय या स्टोमक कहते हैं। तो स्टोमक में कुछ सेक्रेशन होता है जूस का, यानी आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसे जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस से दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक हो गया पेप्सिन और दूसरा हो गया रेनिन। पेप्सिन एंजाइम का मेन काम है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना। जैसे हम भोजन में कई तरह के प्रोटीन्स लेते हैं, दाल हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, तो उसको वह चेंज करता है पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में। लेकिन दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो उस प्रोटीन का नाम है केसिन। दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है उसका नाम है केसिन। तो रेनिन नामक एंजाइम जो आमाशय या स्टोमक में पाए जाते हैं वह जो है केसिन को पैराकैसिनेट में यानी कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। तो आहार नाल के अंतर्गत मुख से भोजन ग्रास नली में आ गई, और ग्रास नली से भोजन जो है वह आमाशय तक आती है। तो आमाशय में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन, और वह जठर ग्रंथियाँ से यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलती है। और गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, और वहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का भी स्राव होता है जो जीवाणुनाशक माना जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अम्ल है वह एक्चुअली स्टोमक में या आमाशय में पाया जाता है। फिर भोजन जो है जठर ग्रंथियाँ से यानी स्टोमक से फिर जो भोजन है वो चला आता है छोटी आंत में। छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्सा को हम डिओडेनम या कायम ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से को हम डिओडेनम या कायम ग्रहणी कहते हैं। आमाशय के बाद जो भोजन है यह कायम ग्रंथि में आता है। आप यह जो देख रहे हैं फिगर, यह स्टोमक का है यानी आमाशय का है या आंत का है। इससे जो भोजन आ जाता है सीधा छोटी आंत में। ये जो चित्र है वह छोटी आंत का है। तो छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से को हम डिओडेनम कहते हैं। छोटी आंत में दो हिस्सा है, छोटी आंत को दो भागों में बांटेंगे, एक पक्वाशय जिसे डिओडेनम कहते हैं, एक इलियम। तो डिओडेनम में जो भोजन आता है यहाँ पे भोजन का पचा हुआ भाग को हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। तो यहाँ पे पेनक्रियाज से और लीवर से निकलने वाले जो रस हैं, जैसे पित्त रस, लीवर पित्त रस का स्राव करता है। अब पित्त जो जमा होता है, ये जो रेड कलर का दिखाए हैं वो पित्ताशय में। तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है जिसे इंग्लिश में बाइल कहते हैं। पित्त का मान जो होता है, बाइल का मान 7.7 होता है। बाइल का सेक्रेशन होता है डिओडेनम में। डिओडेनम का मतलब छोटी आंत के ऊपरी हिस्सों में सेक्रेशन होता है। यह भोजन जो स्टोमक से यानी आमाशय से जो आया था वो अम्लीय भोजन था, उसे अब क्षारीय कर दिया। दूसरी ओर स्टोमक और डिओडेनम के पास एक महत्वपूर्ण ग्लैंड्स है
ह्यूमन बॉडी की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज से भी सेक्रेशन होता है कई सारे एंजाइम का, और पेनक्रियाज में पूर्ण रूप से भोजन का यानी तीनों भोजन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। और पेनक्रियाज से निकलने वाले जो रस हैं उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि पेनक्रियाज से कई महत्वपूर्ण एंजाइम ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज निकलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीत की थैली जो है यानी गाल ब्लैडर है, उसमें पीत जमा होता है और वह पीत आता है आपको पक्वाशय में यानी डिओडेनम में। डिओडेनम छोटी आंत है। फिर इधर से पेनक्रियाज से भी 3 तरह के एंजाइम ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज का स्राव होता है, यह भी छोटी आंत में। छोटी आंत से जो है भोजन जो पचती है उसे हम काइम कहते हैं, यानी भोजन का अंतिम पाचन और अवशोषण छोटी आंत में भी होती है। छोटी आंत के बाद जो भोजन है वह चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के जो बाएं साइड वाला जो हिस्सा है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, या अवशोषी अंग है मानव शरीर का, इससे पाचन की क्रिया इसमें नहीं होती है। फिर भोजन धीरे धीरे क्लोन की ओर बढ़ता हुआ रेक्टम में चला जाता है, यानी मलाशय में चला जाता है। तो मलाशय में भोजन का यानी बिना पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है, और उसमें भोजन का नहीं बल्कि जल का अवशोषण होता है। अब भोजन फिर मल द्वार से होते हुए वह मल के रास्ते बाहर निकलता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था पाचन क्रिया से जुड़ा हुआ, और इसी वीडियो में हम लोग आगे फिर मुख गुहा में लार ग्रंथियों के सहयोग से जो भोजन पचते हैं वह भोजन सीधा फूड पाइप द्वारा यानी ग्रास नली द्वारा स्टोमक में यानी पेट में चले आते हैं। स्टोमक या अमाशय या आंतरिक पेट का आंतरिक भाग में जो भोजन आता है उसमें आंत तक जाने से पहले कई स्टेप में पचना पड़ता है। तो अमाशय में जो भोजन पचता है यानी ग्रास नली से भोजन जब अमाशय तक आता है तो लगभग 4 घंटे तक भोजन इसी स्टोमक या अमाशय में रहता है। अमाशय की दीवारों से पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलती है, क्योंकि अमाशय की दीवारों में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम पाइलोरिक ग्रंथि कहते हैं, और इसी ग्रंथि से जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है वो देख लीजिए। गैस्ट्रिक जूस जो है उससे कई एंजाइम्स निकलते हैं, और गैस्ट्रिक जूस की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl निकलते हैं, जो जीवाणुनाशक माने जाते हैं। हमारे भोजन में मौजूद जितने भी बैक्टीरियल या इन्फेक्शन है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जठर रस में सना हुआ रहता है। जठर रस में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे रेनिन और पेप्सिन। अभी बताए हैं कि रेनिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना, और पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना, और रेनिन का काम क्या है, कैसीन को पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करना है। चूँकि दूध में मौजूद कैसीन को रेनिन ही पैराकैसिनेट में बदलता है। फिर भोजन अमाशय से चला आता है पक्वाशय में। पक्वाशय का मतलब हो गया छोटी आंत की ऊपरी हिस्सा। तो पक्वाशय में भोजन आने के बाद वहाँ लीवर से जो बाइल निकलता है और जमा होता है गाल ब्लैडर में, वह जो पित्ताशय की थैली से जो पीत निकलती है वह छोटी आंत के डिओडेनम तक पहुँचती है, और छोटी आंत में जब भोजन पहुँचता है तो उस भोजन को वह पीत रस जिसे हम बाइल कहते हैं, बाइल डस्ट कहते हैं, उस भोजन को अम्लीय से वह क्षारीय बना देता है। और उसी पक्वाशय में एक तरफ पीत रस आ रही है और दूसरे तरफ से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। पैनक्रियाटिक जूस का मतलब होता है अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाली जूस,
यानी रस, और उसमें मौजूद कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिसे हम जानेंगे। ट्रिप्सिन या मेनली अग्न्याशय से निकलने वाले जो एंजाइम है और जूस है उसे हम पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्न्याशय से निकलने वाले रस को। चूँकि अग्न्याशय से निकलने वाले रस में कैपेसिटी होता है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने की, तो अग्न्याशय से निकलते हैं 3 तरह के एंजाइम का सेक्रेशन होता है और वो भी जाकर के डिओडेनम में ही पहुंचता है। जैसे ट्रिप्सिन जो है यह एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलता है। ट्रिप्सिन का मेन काम है प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलना। एमाइलेज नामक जो एंजाइम है मंड को शर्करा में बदलता है। तो ट्रिप्सिन और एमाइलेज जो एंजाइम है इसका स्राव होता है अग्न्याशय से, ठीक है। लाइपेज नामक एंजाइम भी वसा को फैटी एसिड में बदलता है। लाइपेज नामक एंजाइम वसा को फैटी एसिड में बदलता है और ये तीनों ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक जो एंजाइम है यह अग्न्याशय से डिओडेनम तक पहुँचते हैं, यानी छोटी आंत के ऊपरी हिस्सा तक पहुँचते हैं। फिर कंप्लीट रूप से भोजन का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वह छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा हम यूज करते हैं, चूँकि भोजन का जो प्रमुख अवयव है पाचन में भाग लेने वाला प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ही हैं। खनिज, जल और विटामिन का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। तो छोटी आंत से की दीवारों से जो इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलती है इसका काम है प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलना। उसी तरह से माल्टेज एंजाइम है जो मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। इसको बारीकी से याद रखना है। उसके बाद छोटी आंत से भोजन जो है बड़ी आंत में जाती है, तो बड़ी आंत के 2 भाग हैं हम बताए हैं, जैसे कि क्लोन और मलाशय। क्लोन को इंग्लिश में भी क्लोन कहते हैं, मलाशय को रेक्टम कहते हैं। और यहाँ पे रेक्टम में छोटी आंत से आई हुई अपक्व भोजन यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड है वहाँ अवशोषण होकर के वह एनस की ओर बढ़ता है और जल का बड़ी आंत में अवशोषण होता है। तो इसको भी बड़े बारीकी से जानना जरूरी था। अब हमें ये चीज़ जान ले कि बाइल जो है, बाइल का मतलब होता है पित्त। जो पित्ताशय से निकलता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है। अग्न्याशयी रस का, पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। तो भोजन की क्रिया, भोजन में मतलब पाचन की क्रिया जो मुख से शुरू हुई और आहार नाल के माध्यम से एनस तक चलती रहती है, तो पूरे आहार नाल की जो लंबाई है वह 32 फीट के आसपास में है। कम से कम हम जैसे 5 या 6 मानव समाहित हो जाएंगे, लेकिन कुंडलीनुमा आकृति के कारण वह हमारे पेट के अंदर मौजूद है, उसकी लंबाई का पता नहीं चलता है। आहार नाल की सबसे बड़ी जो अंग है, ऑर्गन्स है, वो छोटी आंत है। अब भोजन का अंतिम पाचन भी छोटी आंत में होता है, अवशोषण भी कंप्लीट रूप से छोटी आंत में होता है। अब भोजन, पचा हुआ जो भोजन है वह रक्त में परिवर्तन होता है, छोटी आंत में होता है। तो फिर हम अगले वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।